हेलो स्टूडेंट, बाल्यावस्था वृद्धि वाले विकास में हम आज वृद्धि और विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार, यानी जब बालक विकास की एक अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। कुछ अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। इनको वृद्धि और विकास का सिद्धांत कहा जाता है। यानी जब बालक एक परिवर्तन से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। जब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब कुछ उसमें परिवर्तन देखते हैं। उसी परिवर्तन को देखते हुए विद्वानों ने अध्ययन किए तथा उन अध्ययनों के आधार पर सिद्ध किया कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं और उन्हीं सिद्धांत को वृद्धि और विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इससे सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, यानी जो इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद हो जाती है। यानी निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत यह जो विकास की जो प्रक्रिया है वह अविराम यानी बिना रुके चलती रहती है। अब कभी यह गति तीव्र हो जाती है और कभी मंद गति से होता है। उसके बाद है गति का सिद्धांत, यानी जो दूसरा इसका सिद्धांत है गति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यानी जो विभिन्न जो व्यक्ति है उनके विकास की जो गति का जो सिद्धांत है उनका अलग अलग प्रकार से होता है और इनमें भिन्नता भी होती है। इसलिए कहा है कि गति का सिद्धांत, किसी का जल्दी विकास होता है और किसी का धीरे धीरे होता है। उसके बाद एक क्रम का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक का एक निश्चित क्रम में विकास होता है। यानी स्टेप बाय स्टेप, जैसे बालक सबसे पहले जब जन्म लेता है उसके बाद वह आंखें खोलना सीखता है, फिर बंद करना सीखता है, फिर जैसे लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, जो रोशनी पड़ती है उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद धीरे धीरे वह 4-5 महीने का होता है तो बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर किसी के सहारे खड़ा होता है, फिर सहारा लेकर चलना सीखता है। इस तरीके से कहा गया है कि एक निश्चित क्रम में बालक का विकास होता है। इसलिए कहा है कि क्रम का सिद्धांत, यानी स्टेप बाय स्टेप बालक का विकास होता है। उसके बाद है दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। यानी जब बालक का विकास होता है वह ऊपर से नीचे की ओर होता है, सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले से संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह भागों में एकीकरण करना सीखता है। यानी इसमें कहा गया है कि वह संपूर्ण अंग को, यानी जब बालक पहले पूरे अपने शरीर को हिलाता है, फिर जब उसको कंट्रोल करना आ जाता है तो फिर अपने जैसे एक एक अंग को हिलाता है, जैसे कभी हाथ हिलाएगा, कभी पाँव हिलाएगा, कभी गर्दन घुमाता है। इस तरीके से वह अपने जो शरीर के जो अंग है उनको एक एक करके हिलाने लगता है या उनके एकीकरण करने में उसका कंट्रोल हो जाता है। इसलिए कहा है एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि जो पहलू है उसके विकास में परस्पर संघर्ष होता है और उन्हीं संघर्षों के अंतर्गत संबंध का सिद्धांत माना गया है। फिर है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। इसके अंतर्गत व्यक्तिक भिन्नताओं के आधार पर इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक हो या बालिका हो उसके विकास में अपना अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर कहा जा सकता है, इस सिद्धांत के आधार पर, अब चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, प्रत्येक स्तर पर उनका
जो विकास होता है वह क्रम वाइज क्रम किसी का जल्दी होता है और किसी का धीरे धीरे करके होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिक भिन्नता पाया जाना स्वाभाविक माना गया है, इसलिए व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत माना गया है। फिर है सामान्य व विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी सामान्य जो विशिष्ट प्रक्रिया है वह जो एकीकरण का सिद्धांत है उसका उल्टा माना गया है। इसमें बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है, जैसे नवजात शिशु अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर के विकास का संचालन करता है। उसी तरीके से सामान्य व विशिष्ट प्रक्रिया के सिद्धांत में जब बालक अपने शरीर का विकास करते हुए अपने शरीर के अंगों का संचालन करता है। फिर अपना लास्ट में है वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत वृद्धि और विकास में बालक का जो वंशानुक्रम है या वातावरण है उसका इन दोनों क्रियाओं का के कारण होता है अंतःक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि बालक के विकास पर या बालक के वृद्धि पर वंशानुक्रम है या आसपास का जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आसपास का वातावरण होगा उसी के अनुसार बालक का विकास भी और होगा। और अगर बालक के परिवार का या वंशानुक्रम का जो विकास है या अभिवृद्धि है उसी के अनुसार उस बालक की विकास और अभिवृद्धि होगा। इसलिए कहा है कि बालक का वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अनुसार पाया जाता है, क्योंकि उसके जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है, उसके परिवार का जो बैकग्राउंड है, उसी के अनुसार उसका विकास और अभिवृद्धि, शरीर की अभिवृद्धि होगी। और आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार उस बालक का विकास होगा, क्योंकि जैसा बालक का आसपास का वातावरण होगा उसी के अनुसार अगर अच्छा वातावरण होगा तो बालक का विकास अच्छा होगा, और अगर दूषित होगा, वातावरण खराब होगा, जैसे आसपास में बहुत सारे ऐसे अमानवीय जो स्थितियाँ होगी उसी के अनुसार उस बालक का विकास होगा। तो यह कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास किया जाता है। अब एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो अपना भारत देश है वह कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तथा इसके बचाव हेतु कुछ उपाय है जो हम सब करके इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे घर से बाहर निकलते समय, आते जाते समय मुंह पे मास्क रखना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, जैसे किसी व्यक्ति से अगर बात करनी है या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले 6 फीट की दूरी का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। और तीसरा है जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से धोना, 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से घिसना। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं तथा बच सकते हैं। धन्यवाद।